क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी और आज बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी लेक्चर है। पिछले कई लेक्चर्स में हमने जो है वो पूरा का पूरा एक एक चीज को हमने कवर किया। हमने देखा कि क्या किस प्रकार के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फिर हमने उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को देखा। हमने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। हमने देखा कि जो है एलिसा टेस्ट क्या होता है, पीसीआर क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा हमने कि कैसे हम मेडिसिन को बनाते हैं इससे हम। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से लेकर हमने जो है वो एप्लीकेशन तक वाले सारे हिस्से को अच्छे से समझा हमने। ठीक है, साथ साथ में हमने कई सारे क्वेश्चंस लगाए। आपको क्लियर कर दूं मैं कि हम लेक्चर नंबर 2 से लगातार क्वेश्चन लगाते हुए चल रहे हैं और अभी तक हम 100 से ऊपर क्वेश्चन, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम है, पर हम 100 से ऊपर क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमने क्या किया, हमने साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए। तो जो बच्चे डीपीएस लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा माइलेज है। लेकिन जो नहीं भी लगा रहे हैं उन्होंने भी जो है 100 से ऊपर क्वेश्चन को यहां पे क्लास में सॉल्व किया हुआ है बेटा के। और यकीन मानिए कि आप उठा के देखिए किसी भी ईयर का पेपर, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन उसी तरीके के पूछे गए, वही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब जिस चैप्टर को आप सबसे कठिन समझते थे उस चैप्टर को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर लिया है। ठीक है ना बेटा। और ये मैंने नहीं किया, ये आपने किया, क्योंकि आपने बराबर समझते हुए इसको पढ़ा है बेटा। ठीक है, चलिए तो आज का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि बायो इथिक्स क्या होता है, बायो पायरेसी का मतलब क्या है, बायो पेटेंट का मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का क्या काम होता है, कैसे काम करती है। ठीक है, फिर कुछ थोड़ा सा हम जो है एनसीईआरटी से बाहर निकलकर बात करेंगे कि स्टेम सेल्स क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर स्टेम सेल का। हम ये भी देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है ना, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज भी हम लेक्चर शुरू करने के पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, पक्का साथ में आप मेरे। तो चलिए स्क्रीन पर एक के बाद एक हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारे आते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वो ये है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। देखिए क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। अनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार की गई मानव इंसुलिन को किससे तैयार करते हैं, किसकी मदद से तैयार करते हैं। ऑप्शन ए है एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन बी है राइजोपस, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी है ईस्ट। आप सबको आंसर मालूम है, क्या आंसर है बेटा? इसका आंसर है, वेरी गुड, इसका आंसर है एस्चेरिया कोलाई के। हमने ह्यूमुलिन को बनाने में, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन है उसको हम ह्यूमुलिन कहते हैं, उसे बनाने के लिए हमने एस्चेरिया कोलाई का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, जीन थेरेपी इज, जीन थेरेपी है, ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, बाह्यनाभिकी जीन का अध्ययन, ऑप्शन बी है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन, एक विकृत जीन को सामान्य स्वस्थ क्रियाशील जीन से बदल देना, ऑप्शन सी है यूज्ड फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन के वर्धन के लिए इसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव के। बताइए बेटा क्या आंसर है इसका, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका। वेरी गुड, इसका आंसर है बेटा बीटा बी, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन। यही है जीन थेरेपी, मतलब जो डिफेक्टेड जीन है उसको हटा के हेल्दी जीन को वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, एडीए डिफिशिएंसी रिजल्ट्स इन के, एडीए की कमी से क्या होता है। अब एडीए का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। एडीए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एडेनोसिन डीअमाइनेज के, एडेनोसिन डीअमाइनेज। और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट के, टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट को जो है वो के मैचुरेशन में ये हेल्प करता है। यदि बॉडी में एडेनोसिन डीअमाइनेज नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, तो एक बीमारी होगी, उसे हम बोलेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी। उसमें टी सेल बी सेल दोनों काम नहीं करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एडीए डिफिशिएंसी से क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है, बद्धता या इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। ऑप्शन बी है इनएबिलिटी
ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन नॉर्मली, प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्री विकृति है। ऑप्शन डी है डिक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट, फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। आपके सामने मैंने अभी बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। बताओ बेटा आंसर क्या है इसका? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया इनएबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एडीए इज एन एंजाइम विच इज डिफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर एससीआईडी। एडीए एक एंजाइम है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर एससीआईडी, एससीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी में कम होता है, न्यून होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए? देखिए ये भी पूछा गया, एडीए का फुल फॉर्म का जो है वो क्या है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया क्वेश्चन भी है। याद रखना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर लगा लेना। हालांकि मैंने बायोलॉजी में सारे क्वेश्चन आपको लगवा दिए, कोई ना कोई डीपीएस के अंदर, किसी ना किसी टेस्ट के अंदर मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगवाया हुआ है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बेटा आप देख लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो एडीए का फुल फॉर्म पूछा गया, आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है एडेनोसिन डीऑक्सीएमाइनेज, मामूली अंतर है, ध्यान से नाम याद रखने के, एडेनोसिन डीऑक्सीएमाइनेज। ऑप्शन बी है एडेनोसिन डीएमाइनेज, ऑप्शन सी है एस्पार्टेट डीएमाइनेज, ऑप्शन डी है आर्जिनिन डीएमाइनेज। आंसर क्या है इसका? एडेनोसिन डीएमाइनेज, आंसर है इसका बीटा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? के किस प्रकार की थेरेपी 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की को किस प्रकार का उपचार दिया गया था जिसको कि एडेनोसिन डीएमाइनेज की डिफिशियंसी या न्यूनता थी? ऑप्शन ए है रेडिएशन थेरेपी दिया गया, ऑप्शन बी है जीन थेरेपी दिया गया, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी दिया गया, ऑप्शन डी है इम्यूनोथेरेपी दिया गया। क्या दिया गया? जीन थेरेपी दिया गया। फॉल्टी जीन की जगह पर हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आंसर इसका है 5th का आंसर है बीटा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, देखिए। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी किस बीमारी का उपचार करने में दिया गया? के तो ऑप्शन ए देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन डी है एडेनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी। क्या आंसर है इसका बेटा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन यदि पढ़ा ना हो ना तो समझ में नहीं आएगा क्या आंसर लगा दे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लड्डू इसलिए लगता है क्योंकि आपने पढ़ लिया है इसको, आप समझदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप सबसे होशियार हैं, सबसे अच्छे हैं, इसलिए आपको आंसर आता है ना? तो क्या आंसर इसका बेटा? एडेनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द ब्लड सेल आर यूज्ड इन एडीए जीन थेरेपी? किन रक्त कोशिकाओं का उपयोग एडीए जीन थेरेपी में करते हैं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल डिटेल में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी है बेसोफिल। क्या किया था बताओ? यहां पर हमने लिम्फोसाइट को जो है वो हेल्दी रिट्रोवायरस जीन से हमने लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट किया था और लिम्फोसाइट में हमने हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या है बेटा? लिम्फोसाइट्स, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े ध्यान से पढ़ना आप, यहां पर गलती होने की संभावना है, पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूं के बाद में ना कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दिया। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर एडीए डिफिशियंसी? एडीए डिफिशियंसी के लिए कौन से उपलब्ध उपचार हैं? ऑप्शन ए है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के एंजाइम को प्रोवाइड कर दें हम। ऑप्शन बी है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन प्रोवाइड कर दें हम। ऑप्शन सी है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, रक्त बोन मेरो को हम ट्रांसप्लांट कर दें। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। बताइए, अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से सोचना है कि बीमारी क्या है और क्या उसका इलाज करने का तरीका है। ठीक है, थिंक लाइक ए डॉक्टर। ठीक है, देखो बेटा, पहले जब जीन थेरेपी अस्तित्व में नहीं था, जब जीन थेरेपी नहीं था हमारे पास में, तब उस समय हम इस तरह के मरीज को जिंदा रखने के लिए हम क्या करते थे? उसको एडेनोसिन डीएमाइनेज के इंजेक्शंस लगाते थे, उसको उनके एडीए के इंजेक्शन, मतलब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करते थे हम। क्या करते थे हम? उसको एंजाइम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते थे थ्रू दी इंजेक्टेबल्स। मुंह से नहीं खिलाएंगे एंजाइम, क्योंकि पच जाएगा, वो प्रोटीन होता है ना अटके, तो हम क्या करते थे? उसको इंजेक्टेबल हम जो है वो इंजेक्ट करते थे उसको एंजाइम। तो ये होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसने केवल ट्रीटमेंट का तरीका पूछा है यहाँ पे। और जीन थेरेपी आने के बाद क्या किया हमने बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू किया और उसमें हमने हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इज आल्सो ट्रीटमेंट मोडलिटी टू ट्रीट दी
एडीए डिफिशिएंसी। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड सी। जल्दी जल्दी बताओ आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया? ईमानदारी से बताना हटके, ऐसी मतलब फोकट का मुझे इंप्रेस करने के लिए नहीं बताना, सच बताना बेटा हटके, क्योंकि देखो आप सच बोलेंगे ना तो आपका फायदा है, झूठ बोलेंगे तो आप ही का नुकसान है, ठीक है? क्योंकि मैं तो इंप्रेस होने से रहा, मैं तो तभी इंप्रेस होऊंगा आपसे जब आप सेलेक्ट होके मुझसे मिलने आएंगे के, तब आप मेरे गेस्ट होंगे और हम सब मिलेंगे। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट होगा, जिसको बोलते हैं भावभीना पल होगा, कि मैं आपको गले लगाऊंगा, आपसे मिलूंगा, मैं के आपके साथ मैं फोटो खिंचाऊंगा के, और मुझे ऐसी खुशी होगी जैसे मैं आपसे एक सेलिब्रिटी से मिल रहा हूं। आप मेरे सेलिब्रिटी, मैं आपका सेलिब्रिटी नहीं हूं, आप मेरे सेलिब्रिटी है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने स्क्रीन पे, इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर एडीए डिफिशिएंसी के। अब देखो ध्यान से बात सुनो, अब वही क्वेश्चन का अगला पार्ट है इसके। ये जो मैं आपको लाइन से क्वेश्चन कहता हूं ना सेम टाइप के, इसके पीछे कारण है क्या क्या वेरिएशंस क्वेश्चन में आते हैं बेटा, इससे मालूम चलता है हमको के, और कॉन्फिडेंस आता है हमको कि हाँ हम कर सकते हैं। इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर एडीए डिफिशिएंसी, एडीए डिफिशिएंसी के लिए जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसके लिए अब ऑप्शन चुनना है आपको के। ऑप्शन ए, बोन मेरो सेल्स आर रिप्लेस्ड, बोन मेरो कोशिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी है, फंक्शनल सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट्स लिम्फोसाइट, मरीज के लिम्फोसाइट में क्रियाशील सीडीएनए को, कॉपी डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन सी है, फंक्शनल एडीए इज गिवन इन पेशेंट बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू क्रियाशील एडीए पेशेंट को दिया जाता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहां फिर गलती करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ गया है कि एससीआईडी का ट्रीटमेंट, एडीए डिफिशिएंसी का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी, ठीक है? हम वही आंसर लगाए, हमने फट से आंसर लगा दिया बोन मेरो रिप्लेस्ड। आपका आंसर गलत हो गया। यदि आपने बोन मेरो रिप्लेस आंसर लगाया, आंसर गलत हो गया, क्योंकि उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब एंजाइम देने की बात कर रहा है, और एडी एंजाइम को मैंने अभी बताया ना इंजेक्शन से देंगे हम, तो आंसर इसका है सी। ये क्वेश्चन करवाता है सिली मिस्टेक, ठीक है ना? क्लियर? तो यहां पे क्या पूछा उसने? जीन थेरेपी नहीं पूछा उसने, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी पूछा है, ठीक है? तो आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 10, द एनिमल्स which have had their DNA manipulated in process and express and extra और foreign gene are known as, के ऐसे जंतु जिनमें कि हमने जो है वो जो है डीएनए में मैनिपुलेशन किया है और बाहरी जीन को उनके अंदर प्रविष्ट किया है और बाहरी जीन उनमें अपने आप को एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है ट्रांसजेनिक एनिमल, ऑप्शन बी है सोमेटिक एनिमल, ऑप्शन सी है निमेटोडिक एनिमल, ऑप्शन डी है बायोफोर्टिफाइड एनिमल्स। क्या करते हैं हम? बहुत होशियार होते हैं, हम बायोफोर्टिफाइड लगा के आते हैं। गलत है, बायोफोर्टिफाइड एनिमल नहीं होते, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होती है, ठीक है? तो यहां पे आंसर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। ट्रांसजेनिक एनिमल में हम बाहर का जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम ट्रांसजीन बोलते हैं, ट्रांसजीन बोलते हैं। जब इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे हम जो है किसी एनिमल के अंदर, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा, ठीक है? क्लियर? तो चलिए, तो आज के हमने जो है वो आज के लेक्चर के पहले के हमने जो 10 क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया, देखा हमने, और हमें समझ में आया कि हाँ क्वेश्चन का टाइप किस तरह का, किस तरीके जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी आज के लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी आपके डीपीएस में क्वेश्चन आते रहेंगे और बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा। अभी जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लगातार रोज में भी क्वेश्चन लगाते रहेंगे, चिंता नहीं करना हमको। मैं आपके साथ हूं एग्जाम के दिन तक, उसके बाद भी आपके साथ हूं। ये मत सोचना आपके कि जो है वो मैं मतलब आपके साथ हूं मतलब आपके साथ उठ के, लेकिन बेटा अभी क्या वक्त ये कि हमको पूरी मेहनत से जो है अपने एग्जाम की तरफ देखना है। अभी कई बच्चे दिन गिनते 60 दिन बचे, 65 दिन बचे, 50 दिन बचे, 40, ऐसे दिन गिनते रहते हैं। इनके दिन गिनने से काम नहीं होता है, काम होता है कि आप कितनी एनर्जी के साथ हर दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके। मैं कह रहा हूं आपसे कि आज भी यदि आपने डिसाइड कर लिया और जम से पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो हो सकता है आप रेस में बहुत आगे निकल जाए, ठीक है? तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर के बाद फिर बात करेंगे हम। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, और अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में हम काफी कुछ देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमने देखा किस प्रकार से हम जो है वो वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक एक वेक्टर के अंदर होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि जीन गन क्या होता है, बायोलिस्टिक क्या होता है। हमने ये भी देखा कि हम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग कर सकते हैं, मेडिसिन के फील्ड में क्या उपयोग कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एलएमओ क्या होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है? हमने बायोटेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पर हमने बात की थी, लेकिन एक बात हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रही है लगातार, क्या वाकई में हम जो कर रहे हैं वो सही है?
देखो, हमारा सोचने का नजरिया यह है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। पर क्या ये अर्थ केवल ह्यूमन बींग्स के लिए है? क्या ये धरती केवल मनुष्यों के लिए, दूसरे एनिमल्स का इस पर कोई राइट नहीं है? क्या वाकई में आप जो जेनेटिक लेवल पर फेरबदल कर रहे हैं वो फेरबदल आगे चलकर गंभीर समस्या नहीं बन जाएंगे? क्या आप जेनेटिक लेवल पर प्रदूषण नहीं कर रहे हैं? आप जेनेटिक पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे कहीं आप, कि आपने उठाया ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में डाल दिया, इसका जीन उसमें डाल दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार कर दिए, मतलब जो प्रकृति में था ही नहीं आप उसको तैयार कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर हमको ऐसा लगता है कि वाकई में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके परिणाम के बारे में हमें बहुत अधिक जो है वो बहुत अधिक जानकारी नहीं है हमको के, यानी वी डोंट नो अबाउट कि फ्यूचर क्या होगा, आउटकम क्या होगा। हम केवल आज देख रहे हैं कि आज हमको अच्छे उत्पाद चाहिए, अच्छा मेडिसिन चाहिए, तो एक काम करो, यूज कर लो बैक्टीरिया को, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक तो बात समझ में आती है, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक बात समझ में आती है, लेकिन आप चमकने वाली मछली बना रहे हैं, आप सी थ्रू फ्रॉग बना रहे हैं, ठीक है, आप एनिमल्स के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन डाल रहे हैं, आप जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन को आपने जो है चूहे के अंदर डाल दिया आपने के। क्या आप चाहते हैं कि कल को मकड़ियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाए, स्पाइडर्स, कि वो पकड़कर इंसान खा ले? एक साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि यदि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो स्पाइडर्स के अंदर कर दिया है तो हमारी अर्थ पर इतनी मकड़ियां हैं कि वो एक साल के अंदर एक एक मनुष्य को चुन चुन के खा जाएंगी उठ के, एक भी इंसान नहीं बचेगा के। क्या हम जो कुछ कर रहे हैं उसके गंभीर दुष्परिणाम नहीं हो सकते हैं? आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा एक साई-फाई मूवी के समान, कि साइंस फिक्शन मूवी की कल्पना है कि ऐसा डायनासोर निकल आया, ऐसा हो गया, नहीं। लेकिन आपको बता दूं मैं, जो मूवीज बनती हैं वो भी जो है कुछ आशंकाओं को लेकर बनती है, साइंस फिक्शन मूवीज। क्या, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस बात को जानना जरूरी है। तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम इन सब चीजों पर बात करेंगे कि बायो इथिक्स क्या होते हैं, बायो पायरेसी का मतलब क्या है, हम देखेंगे आज कि बायो सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, तो कई बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हम आज बात करेंगे हम, ठीक है। और याद रखिएगा, आज का जो लेक्चर है, मैं आपसे कह रहा हूं, आज के लेक्चर पर एक क्वेश्चन आपको नीट के अंदर देखने मिलेगा 100%, ठीक है ना, आएगा। चलिए, अब मैं पिछली क्लास में हमने ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की बात किया था, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो है किस प्रकार से ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने जो है वो ये क्या देखा था बेटा, हमने ये देखा था ये ग्लो फिशेस की जापान के अंदर बनाई गई है, रात को ये यूवी लाइट में अंधेरे में चमकने वाली मछलियां होती हैं, ठीक है। फिर कुल मिलाकर देखिए बेटा, हम एक बात आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था जीन थेरेपी के लेवल पर यदि हम गैमेट के लेवल पर जीन थेरेपी करते हैं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक डिजीज को हम हटा सकते हैं। तब मैंने आपसे एक बात कहा था कि यहां पर धर्म आड़े आता है, यहां पर जो रिलीजन कहता है कि नहीं ये इस तरह का फेरबदल कर रहा है जो है धर्म के खिलाफ हटके। आपको बता दूं मैं, आज भी कई रिलीजन ऐसे हैं, कई धर्म ऐसे हैं, कई बिलीफ ऐसे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न बच्चे को वो लेजिटिमेट नहीं मानते, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे का जन्म होता है वो बोलते हैं ये बच्चा जो है वो वेद वारिस नहीं है, के ऐसा मानते हैं कई रिलीजन के। हालांकि कोड बोलता है कि ये सब बकवास है, कोड कहता है कि बच्चा दिया आपका है तो आपका बच्चा है, क्या ठीक। तो लेकिन तब भी कंट्रोवर्सीज तो हैं। और आपको तो मैं कि मुझसे आप यदि पूछेंगे, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे, तो मैं आपसे बोलता हूं कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का ना तो पक्षधर हूं ना मैं उसका विरोधी हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड आई एम नॉट प्रो फॉर एनी रिलीजन, किसी रिलीजन के लिए मैं बहुत प्रो भी नहीं हूं। मैं ओपन माइंडेड, जो अच्छी बातें हैं उनको मैं शामिल करता हूं, चाहे वो अच्छी बातें इस्लाम के अंदर हो, चाहे अच्छी बातें जो है वो हिंदू धर्म के अंदर हो, चाहे अच्छी बातें जो है वो क्रिश्चियंस के क्रिश्चियनिटी में हो, अच्छी बातें चाहे जो है वो हमारे सिख धर्म में हो, जैन धर्म में हो, बौद्ध धर्म में हो, जो अच्छी बातें उनको ग्रहण करना चाहिए। और जिन बातों से लगता है कि हाँ हम पीछे जा सकते हैं, जो बातें हमको लगती है कि ये बातें हमारे लिए एक बोझ के समान है, उनको त्याग देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की रिलीजन की क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए, हम पीछे जाने के लिए, ठीक। तो अब आप बोलोगे सर ये धर्म की बात बीच में आपने कहां से लाई, मैं इसलिए बात कह रहा हूं बेटा क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल वैल्यूज के, कई सारी सामाजिक वैल्यूज होती है, कई सारे रिलीजियस एस्पेक्ट जुड़े होते हैं उसमें के। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वो ठीक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग और टेस्ट ट्यूब टेक्निक ये सब कुछ ठीक है? बहुत सारी चीजें बटके हम कहते हैं कि असल में यहां पर एक जो है वो एक ऐसा, हम कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनता है जहां पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट कुछ होता है। बीइंग ए साइंटिस्ट मैं चाहता हूं नए नए प्रयोग करना के, तो मेरे लिए सोच अलग है, समाज की सोच अलग है के, और हमारे जो इथिक्स हैं जो कहते हैं कि क्या सही क्या गलत है के, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए
क्या सही है क्या गलत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। को कारण ये है कि हमें ऐसा देखिए, सही गलत का मतलब ये नहीं कि आप, कई लोग ऐसे जजमेंटल होते हैं कि भाई यदि कोई आदमी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, कोई एनिमल, कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एनिमल का मीट खाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी पर्टिकुलर एनिमल का मीट खाता है, तो हम कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है, ये तो मैं कहता हूं बेटा एवरीथिंग जो हमारे सीमित दायरे से बाहर निकल के सोचना होगा हमें। क्या वाकई में, क्या दुनिया देखी है हमने कि पूरा वर्ल्ड किस तरीके से काम कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में किस किस तरह की आस्थाएं प्रेजेंट है के, तो हमको जो है वो मैंने हमेशा आपसे एक बात की कि मेरे कमांडो से मैं एक बात एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज डोंट बी जजमेंटल मत बनिए, कि किसी को अच्छा और बुरा आउटराइटली मत बोलिए, कि क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आप नहीं जानते हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका कल्चर किस तरह का है, इसलिए आपको उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं सिर्फ अपने आप पर, ठीक है, ये याद रखिए। ये आपने दी मेरी एक बात, आपने जो है गांठ बांध ली ना कि नेवर भी जजमेंटल मत होइए किसी की चीज में। आपको अच्छा बुरा लग सकता है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को अच्छा या बुरा कहने का आपको राइट नहीं है, क्योंकि आप जो है तस्वीर के उस तरफ की एक्चुअल पिक्चर को आप नहीं जानते हैं, इसलिए। और आपने ये बात गांठ बांध ली ना, तो जिंदगी में आप याद रखना, आप जो है वो दूसरे से 20% अधिक तरक्की करेंगे, दूसरे से 20% अधिक तरक्की करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इथिक्स के ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी को लेकर क्या इथिक्स है, क्या बिलीफ है, और क्या चीजों का क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। मैं अगेन फिर से बात कहता हूं आपसे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज इसको तय करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम आने वाले वक्त को हम नहीं जानते हैं। देखिए, अब हम कहते हैं कि कई, देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि दिस इज ए रिपोर्ट के बायोटेक्नोलॉजी एंड जीएम के ऊपर एक रिपोर्ट है, क्रिश्चियन एड रिपोर्ट। क्या बायोटेक्नोलॉजी एंड जीएम क्रॉप आर टेकिंग अस डाउन a dangerous road, creating the classic condition of hunger, poverty and even famine. Ownership and control concentrated in too few hands, and food supply based on too few varieties of crop planted widely are the worst option for food security. के अब सबसे बड़ा पक्ष बायोटेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है कि भाई देखो, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो फूड क्राइसिस है उसको हम दूर कर सकते हैं। अब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि अरे देखो, ये सबसे बेकार ऑप्शन है, कि यदि आप बायोटेक्नोलॉजी से फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नंबर एक, केवल कुछ कंपनीज हैं जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी से क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनके पास उस बायोटेक्नोलॉजी के सीड को बनाने की टेक्निक है, उनके पास वो क्रॉप प्लांट अवेलेबल है, और उनसे ही क्रॉप प्लांट आपको खरीदना पड़ेगा। तो एक प्रकार से मोनोपोलिक व्यवस्था हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, एक प्रकार से उनका एक छत्र राज जाएगा। वो किंग ना होते हुए भी किंग के समान काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको दिया, उनका नहीं बनता है इस कंट्री से, उस कंट्री को सीडी सप्लाई मत करो, क्रॉप प्रोडक्शन एकदम डाउन हो जाएगा, उसका फूड उसके पास रहेगा ही नहीं के। तो ये वो कहते हैं कि आज, और हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड वैरायटीज तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको भी कम कर रहे हैं, इसकी मदद से हम ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो नेचर में है ही नहीं प्रेजेंट वहां पे के। तो असल में ये कहते हैं, लेकिन ये मैंने फिर आपसे कहा है कि जजमेंटल मत होइए, मेरी बात को भी मत मानिए। यहां पर बात इतनी सी है कि क्या हम, यदि हमारे पास अच्छा विकल्प नहीं है, तो क्या अफ्रीका में लोगों को हम जो है अकाल में मरने दे छोड़ सकते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वाकई में जो है वो गिद्ध इंतजार करता है कि कोई अब भूखा मरने वाला है, मैं उसे खा जाऊं? ठीक है, क्या वाकई में हम चाहते हैं कि जो कोई तरीका कोई भी, यदि हम फूड सप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमंस के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या हम गलत हैं, चाहे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो? दोनों तरफ यानी जो है, जो यहां पर आकर हम डायलेमा में फंस जाते हैं, यहां पर आकर हमें लगता है कि वाकई में हम एक ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं, क्या हमें बायोटेक्नोलॉजी का साथ लेना चाहिए या नहीं साथ लेंगे तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फूड की प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ लेंगे तो हम जेनेटिक लेवल पे फेरबदल करेंगे, तब तो क्रॉप बनेगी, तब तो हम जो है गोल्डन राइस इस तरह की क्रॉप को कल्टीवेट कर पाएंगे, हम बीमारियों से फसल को बचा पाएंगे। क्या सही क्या गलत, ये केवल वक्त डिसाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर चीजों को डिसाइड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा डेंजर खतरा है, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बात कहूंगा आपसे कि एज ए साइंस के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डॉक्टर होने की हैसियत से, एक एजुकेटर होने की हैसियत से मैं इतना बोलूंगा कि जेनेटिक लेवल पर जो फेरबदल है वो तब तक ठीक है जब तक कि वो क्रॉप जब तक कि वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट के जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब ना कर दे, तब तक वो ठीक है। ठीक है, क्या आपने बैक्ट्रा से एक ह्यूमन के लिए एक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी,
एक हार्मोन चाहिए था, आपने बेक्टेरिया से उसको प्रोड्यूस करवा लिया, ठीक है ठीक है। लेकिन आप यदि जो है वो शौक के लिए, आप अपनी हॉबी के लिए आप कह रहे हैं कि हम ऐसी मछलियां बना लें, ऐसी चिड़ियाएं बना लें जो लता मंगेशकर के समान गाना गाती गाय के, हम इस प्रकार के डॉग बना ले जो दिखे से टाइगर के जैसा, मुंह टाइगर का हो जाए उसका, तो ये सब चीजें जो आप कस्टमाइज कर रहे हो ये गलत है। ये अब जो गलत इसलिए कि इससे हमको मनोरंजन मिल रहा है, एडवांटेज नहीं मिल रहा है हमको के। जब तक हम चीजों को, जब तक या हम नीड तक हैं, जब तक हम नीड तक हैं तब तक हम ठीक हैं। जब हम वांट पे आते हैं, फर्क है बेटा, एक होती है नीड कि हमारी मूलभूत आवश्यकता तक हम आते हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं हमारी चाहते बढ़ रही है हमारी, कि हम ऐसा भी चाहते हैं, हम चाहते हैं इतनी बड़ी चिड़िया हो जाए कि हम चिड़िया पर बैठकर ही लंदन पहुंच जाए, हमें एरोप्लेन ही ना करना पड़े, चिड़िया पे लगाम लगाए चिड़िया में बैठ जाए। तो वैसे देखते थे कार्टून फिल्म में कि चिड़िया उड़ रही है, एक आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे बड़ी बड़ी चिड़िया बना लेते हैं हम, एलिफेंट का ग्रोथ हार्मोन चिड़िया में डाल देते हैं और ये बड़ी चिड़िया बना देते हैं। जब ऐसा सोचेंगे ना तो वो गलत है, वो इन्वायरमेंट के साथ में, बायोडाइवर्सिटी के साथ में बड़ी छेड़छाड़ है। आप बोलोगे सर क्या कल्पना कर रहे हो आपके, एक्चुअली में डर इसी बात का है, डर इसी बात का है कि कहीं हम अपने, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जो मुझे जाने की जो कुछ रोबोट पर मूवीज आई हुई कि रोबोट पे कुछ मूवी आई कि एक रजनीकांत की मूवी भी आई हुई थी, उसमें भी अच्छा रोबोट बुरा रोबोट, क्या रॉ1 देखी थी आपने शाहरुख खान की, रॉ1 रहता है, जीवन रहता है उसमें के, यानी एक अच्छा एक बुरा के, तो एस्पेक्ट तो उन्होंने चीजें वही हैं पर एस्पेक्ट अलग अलग है। एक इंटेलिजेंट आदमी जब क्रिमिनल बनता है तो वो क्राइम भी इंटेलिजेंटली करता है, वो पकड़ने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं उसको फाइनली, लेकिन अपराध छिपता नहीं, पकड़ा जाता है, ठीक है। पर बात ये कि इंटेलिजेंस का क्या उपयोग हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहता है इथिकल इश्यूज पर के, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन के, यानी बगैर नियंत्रण के हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैनिपुलेशन को, जो है ह्यूमन बींग्स को हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक चेंजेस हैं उसे बगैर नियंत्रण के करने नहीं दे सकते हम के, नहीं तो क्या होगा कि जो है कोई हम ऐसा खतरा अपने लिए पैदा कर देंगे जो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। ऐसे वायरस नेचर में बन सकते हैं जो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities. देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है, morality of all human activities that might help or harm living organisms, ठीक है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बॉडीज बनाई जाएं, कुछ बॉडीज मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएं, ऐसे जो है वो ग्रुप बनाए जाएं जो पूरा का पूरा कंट्रोल करे कि हो क्या रहा है। एंड दुनिया भर के साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं, क्या वो एज पर गाइडलाइन काम कर रहे हैं, क्या वो अनरेगुलेटेड वे में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहली बार ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में बात की कि ह्यूमंस का क्लोन बनाया गया। आपको पता है ह्यूमन क्लोनिंग की भी एक कहानी है कि ह्यूमन क्लोन बनाया गया तो उसको जो है वो सरकार ने परमिशन, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला नहीं, बाकी एनिमल्स का क्लोन बना रहे हो ठीक है, पर ह्यूमन क्लोनिंग कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है और ये अनइथिकल है, के। तो क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है वो एक बड़ा सा जांच लिया उन्होंने, और समुद्र की जो सीमाएं, हर कंट्री का अपना एक समुद्र के आसपास सीमा होता है, उसके बाद ओशन ऐसा, समुद्र का कुछ हिस्सा ऐसा होता है यहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो समुद्र के उस हिस्से में, महासागर के उस हिस्से में जहां पर किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं था, वहां जहाज खड़ा किया और वहां पर उन्होंने प्रयोग किया, कई महीनों तक उन्होंने प्रयोग किया वहां पर, और ह्यूमन क्लोन को तैयार किया, ठीक है। सच बात है, क्योंकि वहां पर कोई जुरिडिक्शन को रोकने के लिए नहीं था। पर क्या सही क्या, मैं हमेशा के बात बताता हूं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बड़ी रिसर्च कर रहे थे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मनुष्य के साथ छेड़छाड़ करना इस लेवल पे वो ठीक नहीं था, ठीक है। परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि जिस ह्यूमन को क्लोनिंग से तैयार किया गया उसकी जेनेटिक एज जो है वो उस व्यक्ति के बराबर थी जिससे उसको उस सेल को लिया गया था, जिससे सोमेटिक सेल ली गई थी, उस सोमेटिक सेल को एम्ब्रो में कन्वर्ट किया गया था। तो जैसे मान लो 35 साल का व्यक्ति था वो, तो वो एम्ब्रो बेचारा जन्म से बच्चा 1 दिन का है, लेकिन उसकी जेनेटिक आयु 35 वर्ष की है। जब ये व्यक्ति 70 साल में मरेगा तो 35 साल में वो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसका जेनेटिक बायोलॉजिकल क्लॉक तो लगातार चल रहा है। तो हमने जाने अनजाने उस बच्चे के साथ हमने जो है वो अन्याय कर दिया। हमने जो यदि नॉर्मल तरीके से जन्म होता उसका, तो वो जेनेटिक क्लॉक उसका 0 से शुरू होता। आपने सोमेटिक सेल लिया, जेनेटिक क्लॉक उसका जो है वो जिस उम्र में व्यक्ति का सेल लिया गया था उसी उम्र का जेनेटिक क्लॉक चल रहा है उसका। आपने क्या किया, एक सोमेटिक सेल को ले लिया ना, तो उसका जेनेटिक क्लॉक तो ऑलरेडी ऑन था। हम सबके अंदर जेनेटिक क्लॉक चल रहा है लगातार, ठीक है। चलिए,
तो गोइंग बियॉन्ड द मोरलिटी ऑफ सच इशूज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट के गोइंग बियॉन्ड टू द बियॉन्ड द मोरलिटी ऑफ सच इशूज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, मोरल वैल्यूज की बात करें तो हमने कहा कि मोरलिटी का मानदंड जो है वो अमेरिका में अलग हो सकता है, इंग्लैंड में अलग हो सकता है, इंडिया में अलग हो सकता है, इंडिया के अंदर अलग अलग राज्यों में सोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मुझे सबसे अधिक बुरा लगता है जब लोग अपने अपने पंथ और अपने अपने जो है वो विश्वासों के आधार पर दूसरे के मत को गलत ठहराते हैं। जब लोग विकास की बात ना कर कर ऐसी बातें करते हैं जिन बातों का संबंध जो है आज के हजारों वर्ष पहले से उनके लिए आपस में लड़ते हैं, वो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि कारण ये है कि हम जो है अपने आप को जो है वो अतीत में हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और आज के जिंदा लोगों की कदर नहीं करते हैं। हमें आज के जो लोग हैं हमारे आसपास, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी कदर करना सीखना पड़ेगा हमें, बजाय इसके कि हम कुछ लोगों के बहकावे में आकर जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो दुश्मनी का भाव पाल लें। जब इलेक्शंस होते हैं तो आप देखो इस तरह की उठपटांग जो जितने मत होते हैं वो सामने आने लगते हैं इनके। जब इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं तो हिंदुस्तान के खिलाफ बातें होने लगती है, हिंदुस्तान में होते हैं हिंदू बॉर्डर के आसपास होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें होने लगती है इनके, नेपाल में होते हैं तो आजू बाजू की कंट्री के बारे में बातें होने लगती है। क्योंकि हम दुश्मनी को, क्योंकि वो समझ चुके हैं, कुछ चतुर लोग समझ चुके हैं कि दुश्मनी को इनकेश कर सकते हैं। आप सामने वाले को बताओ कि वो ठीक नहीं है, वो दुश्मन है और तुमको हम उससे बचा सकते हैं तो सामने वाला आदमी आपके प्रभाव में आ जाएगा। हम विकास की बात नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट के आधार पे कि हम इतना अच्छा तुम्हारे लिए करते हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट को स्पीच देनी होती है, आमने सामने वाले दोनों नेता स्पीच देते हैं कि वो क्या देश के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, झूठे वादे नहीं करने होते हैं। ठीक है, कि आप लोक लुभावन वादे कर दें कि हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको वैसा कर देंगे, नहीं। फंडामेंटल में बात कीजिए, आप फंडामेंटल में बात कीजिए। चलिए वो एक बड़ा इश्यू, उस पर बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मोरल वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं लेकिन वैज्ञानिक मानदंड तो एक होंगे हर जगह पे, क्योंकि साइंटिस्ट तो एक पैरामीटर में। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में आप उठापटक कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप उठापटक कर रहे हैं, उस उठापटक के जो है वो फायदे क्या हैं ये बताइए। चलिए साइंटिफिक आधार पर फायदे बताइए, वो भी होना चाहिए कि genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। अब इंपॉर्टेंट बात है कि अब अनुवांशिक तौर पर हम जो भी परिवर्तन जेनेटिक लेवल पर जो भी परिवर्तन किसी एनिमल के अंदर करते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप इकोसिस्टम में छोड़ते हो तो वो इकोसिस्टम में तो एक डिफरेंट प्रकार से बिहेव करेगा। हो सकता है प्रकृति में कुछ ऐसा हो जाए कि आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया था, आपने जो ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किया था, वो इस प्रकृति के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए, उसकी नंबर इतना तेजी से बढ़ने लगे कि बाकी सब इकोसिस्टम डैमेज हो जाए। देखो बेटा, इकोसिस्टम अपना संतुलन खुद बनाए रखता है। प्रकृति में एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम होती है, वो हमेशा एक फीडबैक सिस्टम पे काम करता है नेचर, कि कितना कौन जीव होगा, प्रोड्यूसर कितना होगा, कंज्यूमर कितना होगा, टॉप कार्निवोर कितना होगा, ठीक है, डिकम्पोजर कितना होगा। तो प्रकृति के इस बैलेंस में यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो हम प्रकृति में क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकार से प्रकृति में हम जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो उसका नेचुरल सिस्टम का हिस्सा नहीं था, तो इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। आप नहीं जानते कि जिस क्रॉप को आपने ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार किया है, यदि वो जंगलों में फैल जाए तो किस प्रकार से वो इकोसिस्टम को डैमेज करेगी, इस बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इसका परिणाम हमको मालूम चलेगा कई वर्षों के बाद के। जैसे कि मच्छर को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया गया, डीडीटी के छिड़काव से लोग बड़े खुश थे, अरे भैया मॉस्किटो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, घर के आसपास डीडीटी को छिड़कवा दो आप। ठीक है, पहले डीडीटी जो है वो बड़ा कॉमन केमिकल था, डीडीटी हुआ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हुआ, तो इसको छिड़कवा दो घर के आसपास, मच्छर खत्म। लोगों ने सालों किया इस चीज को। मुझे अच्छे ध्यान है, मैं छोटा बच्चा था तो मेरे फादर जो चूंकि वो सरकारी घर मिला करता था, तो हमारे यहाँ पे जो है वो नगर निगम वाले आते थे, बोलते साहब जज साहब जो डीडीटी का छिड़काव होना है आज, तो आप घर के अंदर हम लोग कमरे वमरे बंद कर लेते थे, फिर डीडीटी को बाहर छिड़क दिया करते थे, जिससे मच्छर मर जाया करते थे। बाद में मालूम चला, कई सालों बाद मालूम चला, 20 साल बाद मालूम चला कि डीडीटी के छिड़काव से पक्षियों के अंडे पतले हो रहे हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है उनके अंदर बॉडी में, और पक्षी जो है वो मरने लगे हैं, और उनके अंडे जो है इतने पतले हो रहे हैं डीडीटी के कारण कि उनके अंदर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है कि अंडा जो है वो पूरा अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाता, तो अंडे से बच्चा नहीं निकल पाता है, तो पक्षियों की संख्या कम होने लगी है, कौवे खत्म होने लगे हैं, कोयल खत्म होने लगी है। और ये समस्या अमेरिका, इंडिया सब जगह एक समान थी। तो अमेरिका में एक व्यक्ति थे रिचर्ड कर्सन के,
उन्होंने एक नॉवेल लिखा, उन्होंने द साइलेंट स्प्रिंग। उन्होंने लिखा यदि हमने डीडीटी का छिड़काव करना बंद नहीं किया तो एक दिन पूरा पूरा का पूरा जो है वो बसंत के मौसम में फूल खिलेंगे लेकिन कोई चिड़िया चहकने वाली नहीं होगी के। तो उन्होंने ये लिखा और वो नॉवेल को जो है वहाँ तमाम साइंटिस्ट ने पढ़ा उसको, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी सच बात लिखी है। उन्होंने इसमें कई सारे एविडेंस उन्होंने बताए थे। उन्होंने बेसिकली वो एक बुक थी के, तो उसको लेकर सरकार ने वहां पे एक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने एक्ट किया। याद रखें, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्ट ये किया कि उन्होंने डीडीटी का इस्तेमाल कम कर दिया, बंद कर दिया। भारत की सरकार होती तो नोबेल छापने वाले को, लेखक को बंद कर देती कि तुमने कैसे लिखा ये कि हम गलत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है, तुम ही गलत हो के। मजाक में बात कह रहा हूं कि तो उसको गंभीरता से लेके जो है वो एकदम सीरियस मत हो जाइएगा। तो एक्चुअली में सोच का फर्क है, प्रोग्रेसिव होने का फर्क है के। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि जो है वो हम नहीं जानते हैं कि क्या परिणाम इसके निकल सकते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। फिर इसीलिए अब सरकार के को कुछ जो है वो जब लगा, बीटी ब्रिंजल का इशू हुआ, बीटी कॉटन का इशू हुआ, सरकार के कान खड़े हुए कि यार देखो कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है, जो ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जितना काम चल रहा है ना, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Therefore, the Indian government has set up organization such as GEAC के GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी IMP है, ठीक है, जी एक्ट के, इसको शॉर्ट में जी एक्ट बोलते हैं। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया कि ये डिसीजन लेती है इस बारे में कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की रिसर्च चल रही है वो ठीक है या नहीं है, उनको वैलिड मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, और जो रिसर्च चल रही है, अरे हर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे काम कर रहा है उसको सूचना देनी होती है, जानकारी देनी होती है इस कमेटी को कि भैया हम ये वाला प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, ठीक। इससे ये क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसका पब्लिक यूटिलिटी है या नहीं है, उस प्रयोग के कारण जो है कहीं ऐसा तो नहीं है एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को डैमेज हो जाए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मैं मलेशिया थाईलैंड की यात्रा पे था, तो वहां से मैं लौटा था, मैंने कहा एयरपोर्ट पे लिखा होता है कि कुछ फल थाईलैंड के अंदर मिलते हैं, तो साफ साफ लिखा होता है, मैं फल का नाम भूल रहा हूं, एक बड़ा सा फल होता है, कांटे कांटे से निकले होते हैं उस फल में, उसमें लिखा होता है कि इसको इस फ्रूट को इंडिया ले जाना, किसी भी दूसरे जगह पर ले जाना बैन है, कह रहे हैं यू कैन नॉट कैरी दैट फ्रूट, के मैं नाम भूल रहा हूँ उस फल का, अच्छा सा नाम है इस फ्रूट का, ठीक है, वो आप थाईलैंड के एयरपोर्ट से लेके इंडिया नहीं आ सकते। मलेशिया में कुछ फ्रूट होते हैं उनको लेके आप इंडिया नहीं आ सकते या किसी भी और कंट्री में नहीं जा सकते इनके। वो कहते हैं कि ये फ्रूट यदि आपकी कंट्री में पहुंच गया तो वहां पे एक वीड बन सकता है, खरपतवार बन सकता है। कई सारी क्रॉप को हम जो है डायरेक्टली एयरपोर्ट के थ्रू जो है वो एक फलों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जा सकते यदि वो अप्रूव्ड नहीं है तो, ठीक है। क्वारंटाइन प्रोसेस से गुजरना होता है, वहां पे जो है वहां पे जो इंपोर्ट टीम जो होती है, जो कस्टम्स होता है, वो चेक करता है कि आपके पास चीज क्या है, इसलिए खाने पीने के आइटम ये सब जो है वो जनरली इंटरनेशनल फ्लाइट में अलाउड नहीं होते हैं, ठीक। अब the modification and uses of living organisms for public services as food and medicine source, for example, has also created problem with the patent granted for the same के। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये, चलो ये बात तो हमको समझ में आई, हमें एक बात समझ में आई कि क्या सही करना है, क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, इसको निर्धारित करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी है कि भैया हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च का क्या यूटिलिटी, आपको बताना पड़ेगा कमेटी को कि हम रिसर्च ये वाला रिसर्च कर रहे हैं, हम इस रिसर्च में जो है वो ये हमारा उद्देश्य इस रिसर्च से, ये इसके फायदे होंगे और पॉसिबल नुकसान ये हो सकते हैं इससे, ठीक है। यू शुड बी क्लियर कि तब आप कमेटी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो आपका रिसर्च बंद करा देगी वो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात ये, आप जो यदि आपने ये बोला कि भैया हम जो है वो जो कुनेन का सिनकोना होता है, सिनकोना का प्लांट होता है, उससे कुनेन मिलता है, हमने कहा हम सिनकोना प्लांट की एक वैरायटी तैयार करके इसे पेटेंट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिनकोना प्लांट की एक वैरायटी तैयार किया हमने, और हमने कहा कि अब कुनेन को हम प्रोड्यूस करेंगे, क्लोरोक्विन को हम प्रोड्यूस करेंगे, और हमने इसको पेटेंट कर लिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोलेगी अरे बॉस गलत है, ये आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, हमारे सदियों से, कई सौ हजारों वर्षों से जो है लोग जो है कुनेन के प्लांट, जो सिनकोना के प्लांट से कुनेन निकालते चले आ रहे हैं, और तुम पेटेंट करके बोलोगे कि दूसरा कुनेन ना निकाल सके, कल को तुम कानूनी केस लगा दोगे।
तुम बोल दो कि कॉपीराइट है भाई, ये तो हमारा पेटेंट है, तुम कैसे ले लिए? तो पेटेंट उन चीजों को नहीं मिलेगा जो सबके लिए कॉमन है पहले से के। पेटेंट उन चीजों को मिलेगा जो आपकी एक्सक्लूसिव यूएसपी है, आपकी जो एक्सक्लूसिव जो आपने एक्सक्लूसिविटी जो लेकर आए हैं उसके लिए पेटेंट मिलेगा आपको। पेटेंट कैन बी गिवन फॉर द टेक्नोलॉजी नॉट फॉर द प्रोडक्ट इन दिस केस। क्या इस केस में आपको आपकी तकनीक को पेटेंट हो सकता है लेकिन आपके प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? समझते हैं बात को। देखिए अब there is growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technologies that make use of genetic material, plant and other biological resources that have been identified, developed and used by farmers and indigenous people for a specific region and country। ठीक है, देखो अब मैं समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी एक बड़ी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मैंने क्या किया, मैंने एक बार जो है वो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आप सोच रहे हो कि मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं, अपनी कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फैमिली के साथ एक अंडमान निकोबार का ट्रिप बनाया मैंने के। मैं यहाँ से जो है बढ़िया जो है अंडमान निकोबार फ्लाइट पकड़ के गया, वहाँ जाके मैंने जो है पोर्ट ब्लेयर उतरा, तमाम मैंने वहाँ पे देखा। तो मेरे को वहाँ पे किसी ने बताया, लोकल में गाइड ने बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है वो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं और वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने वाली जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? अरे सर, उनके पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनके पास में कुछ प्लांट से निकालते हैं, किसी प्लांट की जड़ निकालते हैं और उस जड़ को जो है वो पानी में घिसते हैं और उसमें एक दूसरे पौधे की पत्तियों का रस मिलाते हैं और उसको पिलाते हैं और ऐसे 5 डोज के बाद ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसा है यार, उन ट्राइब्स के पास मुझे ले चलोगे? गाइड बोला ठीक है साहब, 1000 रुपए दो, मैं ले चलूंगा कल तुम सुबह सुबह। मैं नेक्स्ट डे मैंने जो है वो जीप किया चुपचाप से और मैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के पास गया। वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती है, उसको ट्यूबरक्लोसिस का इलाज मालूम था। उसके पास कुछ विशेष तरह के पौधे थे, उनकी जड़ों को निकालते थे, जड़ों को जो है वो उन्होंने घिसा, जड़ों को उसमें एक दूसरे पौधे की पत्ती का रस मिलाया उन्होंने और एक काढ़ा जैसा तैयार किया उन्होंने और पेशेंट को पिला दिया। कुछ दिन तक पिया उसने, उसका टीबी ठीक हो गया। अब मैं चुपचाप देख रहा हूं बैठ के, मेरे मन में चोर है। चोर मेरे मन में यह है कि मैं चाहता हूं कि यार ये तो गरीब आदिवासी आदमी, इसको इतना मालूम है, इसने इलाज खोज रखा है, इसको नहीं मालूम है कि इस इलाज को यदि मैं दवा बना के छाप दूं इसको मैं, तो मैं नोट छापने वाली मशीन बन जाऊंगा। और मेरे पास जो है वो ये बड़ी, अभी मेरे पास छोटी कार है और बड़ी कार होगी और बड़ी कार होगी, फिर कार से मेरे पास में जो है खुद का चार्टर्ड प्लेन होगा, उसके बाद मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी और मेरा बड़ा नाम होगा। मेरे मन में सब चल रहा है क्योंकि मैं बेईमान हूं अंदर से। मैंने उसको बोला, ये जड़ कौन सी है, प्लांट कौन सा है, इसका सीड दिखाओ। उसने सीड दिखाए। मैं कुछ सीड से मैंने बोला कि 100 रुपए दिया। ओ, वो ट्राइबल का 100 रुपए का नोट नहीं देखा उसने, खुश एकदम वो। अरे सीड भी ले जाओ, रूट भी ले जाओ। सीड भी ले लिया मैंने, रूट भी ले लिया उसका मैंने के, और उसके प्लांट जो पत्ती, जिस पौधे की पत्ती का यूज, उसका भी ले लिया मैंने के, और उससे लेके मैं चुपचाप से मुंबई आ गया। ठीक, मुंबई में मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेंटर में बोला उसको, भैया मुझे जो है ये प्लांट को कल्टीवेट कराना है, और उसको उसने कहा ठीक है मैं सब कर दूंगा आपके लेट के। तो हमने यहाँ पे एक फार्म हाउस खरीदा पास में, वहाँ पे उस प्लांट को कल्टीवेट किया, उसकी पत्ती को किसी को नहीं मालूम के, और चुपचाप से मैंने उसका रस निकाला, सब किया, और उसका मैंने मेडिसिन तैयार किया, और मैंने बाकायदा उस मेडिसिन को पेटेंट करा लिया जाके, और मैंने जो है वो जो है इंडियन पेटेंट लॉ के अंतर्गत उसका पेटेंट करा लिया, और उनकी मैंने टीबी का मेडिसिन खोजा है, जो मेडिसिन जो है वो 4 डोज में दवा आपका ट्यूबरक्लोसिस ठीक कर देगा। हल्ला, दुनिया भर में हल्ला हो गया, अखबारों में खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर, दैनिक भास्कर में खबर, आपके पत्रिका में खबर, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर कि डॉक्टर गीतन ने एक चमत्कार कर दिया है। कि डॉक्टर गीतन ने क्या किया? चमत्कार नहीं किया, उस आदिवासी का हक मार लिया। कि वो खोज के बैठा था गांव के अंदर के, उसका हक मार लिया मैंने के। अब अखबार में खबर छप गई, मेरे पास जो है वो तमाम कंपनी आई। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कहां प्रोडक्शन कर रहे हो, आप हमको फॉर्मूला दो, जो भी प्रोडक्शन का फायदा होगा एक हिस्सा आपका। मैंने कहा नहीं, मेरे को और पैसा चाहिए। फिर बड़ी कंपनी आई, बोहरिंगर, एमएसडी, ऐसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, उन्होंने बोला, और फाइनली मैंने एक कंपनी से डील किया और मैंने कहा कि भैया 2000 करोड़ रुपए मेरे, बाकी सब तुम करते रहो उसका बैठ के। 2000 करोड़ रुपए लेके मैंने अपना पेटेंट बेच दिया। मैंने कहा तुम छापो बैठ के। ठीक है, कंपनी ने कहा कि अब तो हमारे बारे नारे हो गए, पूरी दुनिया में दवा बेचेंगे ये वाली, हमके फॉर्मूला मिल गया हमको। 5 साल बाद मैं बड़ा आदमी बन गया, अपने प्लेन को लेके वहां पहुंचा और मैंने देखा वो ट्राइब कहां है, वो बेचारा वही जड़ खोद रहा है बैठ के। ठीक है,
मैं कहां से, मैं जीप से चोरी चोरी गया था वहां पे, और मैं इतना बड़ा आदमी बन गया कि वहां जाके बोलता हूं कि हाँ यहाँ पे गांव को बसा दो, यहाँ पे बिजली लगवा दो, भाई इन लोगों के एजुकेशन का प्रबंध कर दो, हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पूरी कहानी के बाद आपने कहा कि सर आप गलत हो, आपके मन में बात आ गई कि आपने जो है ये ठीक नहीं किया। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, ये पब्लिक एंगर, क्योंकि क्या होता है कि लोगों की इंडिजियस नॉलेज जो है उनका, उस नॉलेज की कीमत लोगों को नहीं मालूम है, कि उस रिसोर्सेज के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग, लालची लोग वहां पहुंचते हैं और वो जानकारी निकालते हैं और अपने नाम पेटेंट कराते हैं और खुद करोड़ों कमाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। दिस इज सेम थिंग। इतनी लंबी कहानी मैंने व्यर्थ नहीं सुनाई आपको, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए क्या लिखा है, राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, चावल एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। अब चावल का इस्तेमाल तो हम पूजा में करते आ रहे हैं, ठीक है, पूजा पाठ होता है उसके में हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे तो कल्चर में शामिल है, राइस तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। कोई यदि बोले कि चावल हमने पेटेंट करा लिया है, अब तुम चावल खाने के पहले हमसे परमिशन लेना, भाई हम बोलेंगे पागल ही है। हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी चावल खाते थे, तुम कहां से आ गए पेटेंट लेके? तो इंपोर्टेंट फूड ग्रेन है के, जो कि जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एशिया में है के, और हम कहते हैं कि आज हमारे पास इंडिया अकेले में जो है वो चावल की 2 लाख वेराइटीज है के। डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, के भारत के अंदर चावल की सबसे अधिक किस्मों में से एक किस्म पाई जाती है के। उसमें से बासमती राइस, जब मेहमान आते हैं तो बासमती राइस, अच्छा वाला राइस बनता है घर के अंदर, ठीक है ना, तो उसका अपना यूनिक एरोमा होता है, उसका फ्लेवर होता है। ठीक है, 27 एसिड वेराइटीज है बासमती राइस की जो इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। ठीक है, और बासमती राइस का जिक्र जो है वो पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है, पुराने धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, पुराने जो है वो लिटरेचर में, पुराने जितने जो लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है कि मेहमान के आने पर ऐसा चावल बनाया करते थे जिसमें से सुगंध आया करती थी। वो सुगंध वाला चावल क्या था? बासमती चावल था। बास मतलब गंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1997 में क्या किया, एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया, किसका? बासमती राइस का। अब सोचो, जिसको हम खाते चले आ रहे हैं उसका पेटेंट अमेरिका में किसी ने ले लिया कि भैया ये हमने बनाया, खोज निकाला है। ठीक है, हमारा पेटेंटेड हो गया बासमती राइस। यदि चावल में से गंध आई तो तुम पे हम केस लगा देंगे कोर्ट में कि तुम्हारे चावल में से गंध कैसे आ गई, तुमने वो बासमती राइस खाया कैसे? हमसे तो खरीदा नहीं तुमने, हमसे खरीद के खाओगे तो पेटेंट का कोई दिक्कत नहीं है तब हमसे, लेकिन तुमने कहीं और से उगा लिया खेत के अंदर और तुमने बासमती राइस को खेत में उगाया और खुद खाने लगे बैठ के, अच्छा पेटेंट तो हमारे पास है, तुम कैसे खा रहे हो? आप बोलोगे सर ये तो पूर्णतः पागलपन है। यस, कंप्लीट मैडनेस। तो यूएस के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में उसको पेटेंट करा लिया। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड। अब इससे क्या हुआ कि ये बासमती की नई वैरायटी जो थी उसको केवल यूएस और अब्रॉड में केवल यही कंपनी सेल कर पाई थी, वो पेटेंटेड था वो। द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज एक्चुअली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी, और ये जो नई किस्म थी वो भारत के किसानों की जो बासमती की किस्म उससे तैयार किया गया था। तो इंडियन बासमती राइस को उन्होंने सेमी डॉर्फ वैरायटी से क्रॉस कराया और उसको उन्होंने बोल दिया कि हमने एक खोज की है। इंडियन बासमती राइस को उन्होंने एक सेमी डॉर्फ छोटी वैरायटी से क्रॉस कराया और बोला कि हमने एक इन्वेंशन किया। अब इससे क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि इसके पेटेंट मिलने से the patent extend to the functional equivalent, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। हुआ ये कि इस वैरायटी को उन्होंने पेटेंट करा लिया। अब बासमती राइस का इसी पेटेंट हुआ तो बासमती राइस को ऑफिशियल रूप से बेचने का अधिकार, उसे एक्सपोर्ट करने का अधिकार, वो सब इस कंपनी के पास चला गया। यदि हम बासमती राइस खेत में उगा के बेचते हैं तो कल को बाहर वाला देश बोलेगा कि भैया तुम बासमती राइस लाए कहां से, ये तो गैर कानूनी है। मतलब ऐसा हो गया कि हमने कोई ऐसी चीज कर डाली है जो गैर कानूनी थी जबकि वो ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो क्या क्या हमारे अधिकारों का किसी ने जो है वो हनन कर लिया यहां पे। ठीक, तो सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यू। अब देखिए इसी प्रकार के कई सारे प्रयोग कहां किए गए कि किसी कंपनी ने बोला कि हल्दी जो है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो हल्दी को उन्होंने पेटेंट करा लिया कि हल्दी से मेडिसिन हम बनाएंगे। सिर्फ दुनिया में कोई भी हल्दी से मेडिसिन नहीं बना पाएगा। यानी किसी मां ने बच्चे की चोट लगी और हल्दी और हल्दी का वो पेस्ट बना के लगा दिया है, तो कंपनी बोलेगी ये पेस्ट क्यों लगाया, हमारी दवा लगाओ, पेटेंट था हल्दी, तुमने कैसे यूज कर लिया हल्दी। आप सोचिए कितना स्ट्रेंज है कि जिस नीम की पत्ती का इस्तेमाल हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, नीम का इस्तेमाल के उस नीम को भी कंपनी ने पेटेंट कर लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम जो है वो विजिलेंट नहीं रहेंगे, हम चौकन्ने नहीं रहेंगे,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऐसे अटॉर्नी, ऐसे लॉयर जो है उन्होंने जो है वो ऐसे लॉयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जो इस पेटेंट पर नजर रखते हैं। अमेरिका में कब क्या कहां पेटेंट हो रहा है उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कल को पता चला हमारी गोल गोल रोटी पेटेंट कर ली कि ये गोल वाली रोटी है ना, ब्रेड तो देखो अमेरिका में तो ब्रेड बनाते हैं, हमारी जो घर में गोल रोटी बेलती मम्मी, उन्होंने कहा ये जो गोल रोटी बेलती है ये पेटेंटेड है, यदि गोल बिली रोटी तो कंपनी नोटिस दे देगी आपको, ठीक है। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। पर सच बात तो यह है कि हमको अपने अधिकारों के लिए विजिलेंट रहना पड़ेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो यदि हम इनके साथ, और आपको बता दूं मैं, पेटेंट लॉ बड़े जो है वो स्ट्रांग लॉ होते हैं इनके। यदि आपने जो है वो मिलता जुलता, ठीक है, या वही प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया तो आपको उसके लिए बड़ी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे कॉपीराइट हुआ, पेटेंटेड हुआ, तो जैसे मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट कॉपीराइट है और कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें ये होगा कि कल को मैं क्लेम कर सकता हूं कि भैया तुम्हारे कारण हमको इतने लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तुम भरो अब नुकसान, कोर्ट फेवर में फैसला दे देगा, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति को भरना पड़ेगा। तो ये सब नियम बड़े स्ट्रांग नियम होते हैं, तो इसलिए हमारी कंट्री को विजिलेंट रहना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में कोई पेटेंट कर दे हमारे हिंदुस्तान की चीज को, ठीक है, और फिर जैसे ही कोई पेटेंट के लिए अप्लाई करता है हमारी कंट्री जो है वो एक काउंटर केस फाइल करती कि नहीं ये तो हमारे यहाँ का है, इसका ये रेफरेंस है हमारे पास से, ये कैसे पेटेंट कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर एक टर्म आता है, वो टर्म है बायोपायरेसी, ठीक है। Biopiracy is the term used to refer the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। क्या मैंने आपको बताया ना, जैसे वो दवा वाला केस मैंने बताया था कि मैं एक ट्राइब के पास गया, मैंने ट्यूबरक्लोसिस की दवा के बारे में सीखा और अपने लिए दवा को प्रोड्यूस कर दिया और मैंने उसका कोई फायदा उन ट्राइब को नहीं दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने नकल की, मैंने आइडिया चुरा लिया, मैंने विचार चुरा लिया, मैंने उसका उत्पाद चुरा लिया मैंने, तो यह है बायोपायरेसी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो फाइनेंशियली रिच, उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है और ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, ठीक है। जो डेवलपिंग नेशन है या जो अविकसित देश है उनके पास बायोडाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं उनके पास में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो बड़े जापान अमेरिका से जो सक्षम देश है वो क्या करते हैं, वो मदद करने के, आपको बता दूं मैं, ये जो छिपा हुआ सत्य जो है, जो अंडर दी करंट जो फैक्ट है वो ये है, मदद करने लोग आगे आते हैं, मदद करने आते हैं और मदद करने के नाम पर वो आपके पूरे रिसोर्सेज की जानकारी जुटाते हैं कि क्या 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 प्रेजेंट है इनके पास में, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल वो अपनी कंट्री में जाके करते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार बड़ी विजिलेंट रहती है कि भाई तुम कर क्या रहे हो ये मालूम होना चाहिए हमको, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कई सारे जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं उनका वो विरोध करते हैं। विरोध इसलिए नहीं करते कि उनसे कोई नुकसान है, विरोध इसलिए करते हैं कि वो उनकी जानकारियां चुरा रहे हैं, कि वो उनका इस्तेमाल कर लेंगे आगे चल के। इस बात का उन्हें डर बना रहता है पूरे समय, और लोगों ने पहले ऐसे किया है इसलिए डर बना हुआ है दिमाग में, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेव टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन के। अब देखिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज, यदि आप सोचिए हमारी कंट्री के पास इतना अधिक ट्रेडिशनल नॉलेज है कि यदि हम अपने ही रिसोर्सेज को ठीक से हम इस्तेमाल करें ना तो कई सारी दवाओं को हम री इन्वेंट कर सकते हैं, कई सारी बीमारियों का इलाज हम खुद खोज सकते हैं। जरूरत है विल पावर की। आयुर्वेद का पूरा लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो चुका है, आयुर्वेद के पास तो आयुर्वेद जो है वो दुनिया की पहली सबसे सक्सेसफुल पैथी में से एक रहा है, ठीक है। तो अब जरूरत इस बात की है कि ट्रेडिशनल नॉलेज उसको सहज लिया जाए, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है वो हमारी कंट्री उसका बेहतर कंपेंसेशन लोगों को दे और उसके उस नॉलेज को वो आगे बढ़ाने का काम करे। किसकी जरूरत है कि there has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and the developing countries। का अब होता क्या है कि कोई डेवलप कंट्री ने हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया तो हमें उस रिसोर्सेज के उस रिसोर्सेज के बदले कोई बेहतर कंपेंसेशन मिलना चाहिए। कि डेवलप्ड नेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्री से यदि कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके नॉलेज का यूज करते हैं तो उनको उस नॉलेज का शेयर मिलना चाहिए, उन कंट्री के विकास में रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। के इसलिए कई सारी कंट्री ऐसे नियम बना रही है जिससे कि लोग जो है उनके ट्रेडिशनल नॉलेज का लोग उनका जो है मिसयूज ना कर पाए, लोग उनके नॉलेज का जो है वो नॉलेज को प्रॉपर कंपेंसेशन मिल सके, के। The Indian Parliament has recently cleared a second amendment of the Indian Patent Bill। के भारत सरकार ने भी जो है वो इंडियन
पेटेंट बिल में जो है सेकंड अमेंडमेंट किया है, जिसमें कि ऐसे इश्यूज को कंसिडरेशन में लिया गया है ताकि पेटेंट से जुड़े हुए इश्यूज को गंभीरता से देखा जाए और बगैर प्रॉपर कंपेंसेशन के कोई रिसर्च के दौरान कोई पेटेंट ना कर पाए व्यक्ति के, और ऐसी ट्रेडिशनल रिसर्च को बढ़ावा मिले और हमारी कंट्री के जो है वो आर्थिक हित जो है वो सुरक्षित रहे, इस बात को सरकार ने सुनिश्चित किया है। ठीक है, अब एनसीईआरटी से बाहर निकल के एक बात समझने की कोशिश करते हैं। द कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, के इसका मतलब क्या है? द कार्टेजना प्रोटोकॉल वाज नेगोशिएटेड अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी जो है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको 1992 में जो है वो एक अडॉप्ट किया गया था, 1992 में इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जो है इसको कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को 1992 में अडॉप्ट किया था। और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जाए, कंजर्व किया जाए उसमें, और रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन के लिए बच सके। और इसके बाद जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, जो अनुवांशिक जानकारियां हैं, उनको जो है ऐसे बेनिफिट शेयरिंग की जाए कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल सके, दोनों जो है वो दोनों को उन रिसोर्स जानकारी का दोनों को बराबर फायदा मिल सके। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, अब यहां पर तो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने सारी बातें कवर कर लिया हैं, पर अभी भी जो है कुछ बातें ऐसी है, कुछ जानकारियां ऐसी जो हमें मालूम होना चाहिए किसी की स्टेम सेल्स के, कि स्टेम सेल्स क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेम सेल्स, की स्टेम सेल्स क्या होती है। देखिए, जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं, ध्यान से बात सुन के, क्योंकि स्टेम सेल्स का एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होती है बेटा के। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें किसी भी बॉडी सेल टाइप में कन्वर्ट होने की क्षमता होती है। मतलब ये वो सेल्स होती है जो लिवर में कन्वर्ट हो सकती हैं, ये वो सेल होती है जो हार्ट में कन्वर्ट हो सकती है, एंड स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती है जो किसी भी बॉडी टाइप सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। क्या याद रखिएगा, स्टेम सेल बॉडी की दूसरी सेल से डिफर होती है बेटा, क्योंकि ये इनमें 3 हमको प्रॉपर्टीज देखने मिलती है। नंबर 1, ये अपने आप को डिवाइड कर सकती है, अपने आप को रिन्यू कर सकती है, और लंबे पीरियड तक ये कैपेसिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेम सेल्स जो है वो स्पेशलाइज कोशिकाएं नहीं होती हैं, और चूंकि वो स्पेशलाइज कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए स्पेशलाइज सेल्स नहीं होती, इसलिए वे अपने आप को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं उठ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पेशलाइज ना होने के बावजूद ये सेल्स को जो जैसा आप इनको मीडियम प्रोवाइड करेंगे, उस तरह की वो ऑर्गन को वो डेवलप कर लेंगी। मतलब ये है कि यदि कल को किसी पेशेंट को किडनी की रिक्वायरमेंट हुई तो उस किडनी को हम लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस कर पाएंगे। किसी पेशेंट को यदि हार्ट की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके लिए हम हार्ट को लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकेंगे। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्या, और याद रखिए स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सेल टाइप या किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकती है, और इस फिनोमिना को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे होता है ना प्लास्टिक है मोल्ड के, आपने प्लास्टिक को पिघलाया, आपने किसी भी रूप में कन्वर्ट कर दिया आपने के, तो बिल्कुल वैसे स्टेम सेल्स को जैसा मीडियम देंगे, जिस प्रकार आप डायरेक्ट करेंगे, उस तरह के वो टिश्यू में या ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। हम चाहते हैं न्यूरॉन्स को बनाना, हम न्यूरॉन्स को बना लेंगे, हम चाहते हैं ब्लड सेल्स को बनाना, ब्लड सेल्स को बना लेंगे, यानी किसी भी सेल को हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि वो स्टेम सेल है तो स्टेम सेल से हम जो है ऑर्गन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यह है बेटा कि स्टेम सेल जो होती है वे रॉ मटेरियल होती है जो किसी भी ऑर्गन को बनाने की क्षमता को रखती है। मोट के तो पोटेंशियल यूज क्या है स्टेम सेल के? स्टेम सेल का पोटेंशियल यूज ये होता है कि हम उस स्टेम सेल्स की मदद से नई दवाओं को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टेम सेल से कई ऐसी कोशिकाओं की लाइंस तैयार कर सकते हैं, कुछ लिवर सेल को रिप्रेजेंट करेंगी, कुछ किडनी सेल को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उस दवा का किडनी पर क्या असर होगा, उस दवा का लिवर पर क्या असर होगा, वो हम चेक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी संभावना यह है कि सेल बेस्ड थेरेपी कर पाएंगे। हम स्टेम सेल का उपयोग करके किसी व्यक्ति का यदि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है और लिवर नहीं मिल रहा है, तो हम उस व्यक्ति के लिवर के अंदर स्टेम सेल्स को इंट्रोड्यूस करके नया लिवर क्रिएट कर पाएंगे हमके। और ये सब क्षमताएं जो है वो बड़ी और आपको बता दूं स्टेम सेल जो है वो रिसर्च का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च एरिया है, जहां जिसके मदद से हम जो है वो कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। पार्किंसोनिज्म हुआ, अल्जाइमर्स डिजीज हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, स्ट्रोक, बर्न, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस के ऐसी कई बीमारियां जिनका आज कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उन बीमारियों का हम परमानेंट इलाज स्टेम सेल से कर सकते हैं के। और ये एक बड़ा योगदान होगा के। मतलब ये है बेटा कि हम जो है वो आने वाले समय में हमें अलग से ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि हम अपनी खुद की स्टेम सेल्स है। और आपको बता दूं मैं इसके लिए क्या किया जा रहा है। जैसे मेरे बच्चे का जन्म हुआ
मेरा छोटा बेटा जो है उसका जन्म हुआ, तो उस समय हमको एक कंपनी ने कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा कि वो प्लासेंटा प्रिजर्व करेंगे। कि एक कंपनी है, लाइफ सेल कंपनी है, वो लाइफ सेल कंपनी क्या करती है, बच्चे का जन्म के समय जो प्लासेंटा होता है उसमें कई सारी स्टेम सेल्स होती हैं, तो प्लासेंटा को उन्होंने प्रिजर्व किया और उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा लिया। उन्होंने वो तकरीबन उस जमाने में वो 75,000 कुछ होगा वो, और उन्होंने कहा कि 10 साल हम इसको प्रिजर्व करेंगे इसको अपनी लेबोरेटरी के अंदर। तो उन्होंने उस प्लासेंटा से, बच्चे के साथ में प्लासेंटा भी निकलता है, तो प्लासेंटा को उन्होंने स्टेम सेल्स को निकाला, प्रिजर्व किया, और वो कहते हैं कि वो स्टेम सेल्स कल को आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके दूसरे बच्चे के लिए, मदर के लिए, सबके लिए काम आ सकती है। कल को रिसर्च में जो है वो उन स्टेम सेल्स से ऑर्गन बनाने का कोई तरीका खोज लिया गया, तो हमारे पास आपकी अपनी स्टेम सेल्स होंगी जो उस प्लासेंटा से निकली, उसमें जीन्स मेरे वाले भी हैं, मदर के जीन्स भी, बच्चे के जीन्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो स्टेम सेल्स उतना वो आपके सबके लिए काम कर पाएगी, पूरी फैमिली के लिए काम कर पाएगी। वाकई में ऐसा है कि कई सारे जो है वो ऐसी बीमारियों से निपटने, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं खोजा गया, लेकिन संभावनाओं के चलते स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, हमने भी वो चीज करवाई हुई है, तो हमें पूरा यकीन है कि स्टेम सेल रिसर्च जो है वो आगे चल के चमत्कारिक रूप से जो है वो मेडिकल में ट्रीटमेंट को बदल देगा वो। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब ये हमने बात करें स्टेम सेल रिसर्च की बात करें आप के। अब याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के स्टेम सेल रिसर्च के लिए 2007 में नोबेल प्राइज मिला के फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन इन माइस बाय यूजिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से हमने चूहे के अंदर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, किस प्रकार से आप स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके, किस प्रकार से माइस के अंदर हम उसके ऑर्गन को ही रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें बतलाई थी मारियो कैपेची, मार्टिन इवांस और ओलिवर स्मिथीज ने, और इनको 2007 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। आप सोचिए 11-12 साल हो चुका है, उसके बाद स्टेम सेल रिसर्च अभी किस लेवल पे हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब होता है बेटा, ये वो एंटीबॉडी होती है जो एक पर्टिकुलर लिम्फोसाइट सेल से ही बनती है इनके, और ये एंटीबॉडी जो होती है चूंकि वो एक ही से एक प्रकार, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो एंटीबॉडी होती है वो लिम्फोसाइट से बनती है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी में फर्क होता है कि अलग अलग लिम्फोसाइट्स अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनाती हैं, और यदि हमने कोई स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, तो एक ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट उसके लिए एंटीबॉडी को बनाएगा उठ के। तो मोनोक्लोनल वर्ड का मतलब क्या है कि एक ही लिम्फोसाइट की क्लोन सेल्स होती हैं और वो लगातार एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। देखिए ध्यान से बात सुनेगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए हम सिंबल मैब सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, हम MAV सिंबल का यूज करते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है क्योंकि वो एक तरह की इम्यून सेल से इनको प्रोड्यूस करते हैं, और सभी इम्यून सेल जो है वो एक ही सेल की क्लोन सेल होती है वो। ठीक है, और याद रखिएगा इनको बनाने के लिए आप जो फंडामेंटल है वो ये कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए होता है लिम्फोसाइट, पर प्रॉब्लम यह है कि लिम्फोसाइट के पास एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है, और इस लिम्फोसाइट को क्या किया हमने, हम जिस तरह का एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं उस तरह के एंटीबॉडी को बनाने के लिए कोई ना कोई एंटीजन तो होगा, किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, तो हमने क्या किया, उस एंटीजन का एक्सपोजर इस लिम्फोसाइट को किया, और उस एंटीजन का एक्सपोजर इस लिम्फोसाइट को मिला, तो इस लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। पर प्रॉब्लम क्या है, लिम्फोसाइट कोशिका होती है शॉर्ट लाइफ वाली, छोटे जीवन काल वाली कोशिका होती है, मर जाएगी ये। तो क्या किया हमने बोन मेरो कैंसर सेल को लिया के, हमने जो है वो माइलोमा से बोन मेरो कैंसर सेल को लिया के, हमने बोन मेरो कैंसर सेल को लिया, माइलोमा सेल्स को लिया, हमने बोन मेरो कैंसर सेल को लिया। कैंसर सेल होती है अमर कोशिकाएं, और उन कैंसर सेल को है ना, ये कैंसर सेल को हमने क्या किया, कैंसर सेल को हमने लिम्फोसाइट सेल से फ्यूज करा दिया। फ्यूज करने पे एक कॉमन सेल बन गया, और उस कॉमन सेल को बोल दिया हमने हाइब्रिडोमा। क्या बोला उसको हमने, हाइब्रिडोमा का। तो हाइब्रिडोमा क्या होते हैं, ये माइलोमा से जो कैंसर सेल्स हैं और जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उसके फ्यूजन से बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, और इनको हम विशेष तरह के मीडियम में, जिसको हम बोलते हैं हैट मीडियम के, ठीक है, हैट मीडियम होता है, विशेष तरह का मीडियम होता है, उस मीडियम में इन सेल्स को हम ग्रो करते हैं और ये लगातार एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। क्या लिखा देखो, monoclonal antibodies are antibodies that are identical because they were produced by one type of immune cell and are all clone of single parent cell. Given any substance
it is possible to create monoclonal antibodies that specifically bind to that substrate. They can be served to detect or purify the substance. मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसके खिलाफ हम एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं, वो एंटीबॉडी को हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है आज किस फील्ड में बेटा, बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मेडिसिन में। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को शो करते हैं एमएवी से। दवा के लास्ट में एमएवी लगा है, मैव लिखा है, मतलब वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा है वो। ठीक है, ठीक। और याद रखिएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बताने वाले साइंटिस्ट थे कोहलर, मिलिस्टीन और जर्नेट के। कोहलर, मिलिस्टीन, जर्नेट ने 1975 में जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इन्वेंट किया था, और इसके लिए इनको 1984 में इनको नोबेल प्राइज मिला। के 1988 में ग्रेग विंटर ने जो है वो ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को तैयार किया। मनुष्य के लिए उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को 1988 में ग्रेग विंटर ने तैयार किया। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइलोमा ट्यूमर सेल्स को लेते हैं, और उन माइलोमा ट्यूमर सेल्स को हम क्या करते हैं, स्प्लीन या लिम्फ नोड से निकाले गए लिम्फोसाइट सेल से हम फ्यूज करते हैं। लिम्फोसाइट सेल प्लस माइलोमा ट्यूमर सेल मिलाने पर एक कंप्लीट सेल बनती है, फ्यूजन होने पर एक कंप्लीट सेल बनती है, उसे हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। और इस फ्यूजन के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ऐसा केमिकल होता है जो सेल्स को आपस में फ्यूज कर सकता है। ठीक है ना, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सेल्स को आपस में फ्यूज कर सकता है। तो माइलोमा सेल्स प्लस लिम्फोसाइट क्या बन गया, हाइब्रिडोमा सेल बन गया। ठीक है, तो फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स को बोलते हैं हम हाइब्रिडोमा सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स जो है वो कैंसर सेल के कारण ये अमर कोशिकाएं होती है, और चूंकि लिम्फोसाइट इसका हिस्सा होता है तो ये कोशिकाएं एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं, और ये फ्यूज सेल जो है वो हेट मीडियम के अंदर जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, क्लियर। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हम जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अब आप बोलोगे क्या सर पहले कोई तरीका नहीं था। पहले हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते थे, कैसे बनाते थे मालूम आपको, चूहे के अंदर को, हॉर्स को, घोड़े को हम जो है वो ऐसे इंजेक्शन लगाया करते थे कि उनके पेट के अंदर जो है वो फ्लूइड इकट्ठा होता था, और उस फ्लूइड के इकट्ठा होने पर उसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती थी। ऐसे केमिकल लगाते थे कि पेट के अंदर जो है वो कुछ प्रोटीन सीक्रेट होना शुरू होते थे, तो पेट के अंदर पानी भर जाया करता था, उस पानी को निकालते थे, उसमें से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम आइसोलेट करते थे, और वो एनिमल के लिए बड़ा पेनफुल हुआ करता था वो। के अब वो तरीका नहीं अपनाना पड़ता, अब लेबोरेटरी के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मुख्यतः इस्तेमाल होता है आज भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। जब आपको किसी व्यक्ति का किडनी चेंज करना होता है तो आपको ऐसे एंटीबॉडी चाहिए होते हैं जो किडनी के रिजेक्शन को रोक सके। तो वो एंटीबॉडी जो है वो बेसिकली कहां से मिलते हैं हमको, वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हम यूज करते हैं। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, इन्फ्लेमेटरी डिजीज में, मैकुलर डिजनरेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, इन सब में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मैंने बताया माइलोमा सेल्स प्लस लिम्फोसाइट को फ्यूज करने पे हाइब्रिड सेल बनती है, उनको हम हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से क्या बनता है, एमएवी बनता है। एमएवी मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है ना, चलिए यहां पर हमारा बायोटेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। हमने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का, एक एक डायग्राम, एक एक लाइन, सब कुछ कवर किया और काफी कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा है हमने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हमारा बायोटेक्नोलॉजी पूरा होता है, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। आप बताओ बिल्कुल कोई हिस्सा बायोटेक्नोलॉजी का आपको ऐसा लगा जो समझ में ना आया? सब कुछ बिल्कुल आसान था, सब कुछ बिल्कुल आसान था। आरएनए इंटरफेरेंस भी बड़ा आसान था, मैंने समझाया हुआ आपको कि कैसे काम करता है, ठीक है ना, बेसिक फंडामेंटल देकर। ठीक है, तो बस याद यकीन रखिए इस बात का कि आपको सब आता है, सब कुछ आपको आता है। ठीक है, बस इस सब कुछ आते हुए को एग्जाम में सही जगह पे टिक कराना आप जाके। ठीक है, खूब सारे बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, डीपीएस लगाओ, आप ऑनलाइन टेस्ट दो, आप जरूर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। तो आपने लेक्चर में बहुत कुछ सीखा आज कि बायोइथिक्स क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, बायो पेटेंट क्या होता है, जीएक क्या होता है, कि ये सब बेटा। और आपको क्लियर कर दूं, आज का जो लेक्चर है, मैं कह रहा हूं आपसे नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज का जो लेक्चर आपने अटेंड किया जिसमें आपने बायोपायरेसी, बायोइथिक्स, बायो पेटेंट पढ़ा है, एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा आपको, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पर जरूर आएगा। ये लिख लीजिए इसको, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success.
Download Biomentor's online app from Google Play Store.